नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ शांति की अपीलें हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियों का शोर तेज होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से लेकर ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर तक चीन, रूस और ईरान ने अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के नाम पर ताकत का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। उधर अमेरिका और इजराइल पूरी नजर बनाए हुए हैं। जंग का दायरा बढ़ रहा है, तेल ठिकानों पर हमले तेज हैं। सऊदी, कतर और यूएई भी सीधे चेतावनी के मोड में है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव है या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? तो क्या अब भी बातचीत से रास्ता निकलेगा या धमाकों की आवाज शांति के पैगाम को दबा देगी? बहस आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है कर्नल देवानंद जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है कर्नल देवानंद जी आपका। साथ ही एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ हैं। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में आशीष सहाय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार युद्ध जारी है यहाँ पर और ये युद्ध का दायरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर अहम रोल अदा करे, शांति की अपील यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ता हुआ ये युद्ध नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है ये जो मौजूदा स्थिति है वो किस ओर लेकर जाएगी? देखिए, ऐसा है कि जो मौजूदा स्थिति है आज के दिन बड़ी कंफ्यूज स्टेट है और कहाँ जाएगी ये कहना मेरे ख्याल से कोई भी इसको फोरकास्ट नहीं कर सकता है। पर जो स्थिति आज के दिन मौजूद है, जैसा हमने देखा कि दुनिया एक तरीके से इस युद्ध को लेकर सिर्फ तेल और इकोनॉमी से डिस्कस कर रही है, पहली बात। और उस तेल और इकोनॉमी को डिस्कस करने के, या हो सकता है उनको उनकी चिंता ज़्यादा है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी या जो जितने भी विद्वान चर्चाएं कर रहे हैं वो इसी एक केंद्र बिंदु पर कर रहे हैं। इस केंद्र बिंदु की स्थिति ऐसी है कि जो कुछ दिनों पहले तक जो तेल $60 के ऊपर बिक रहा था, आज वो 100 के पार हो चुका, विभिन्न थोड़े ऊपर नीचे चल रहा है। तो एक तो ये इसका कारण है। दूसरी बात है कि जो गत रात को, कल और परसों रात को जो अमेरिका द्वारा हॉर्मुज़ इलाके के अंदर जो बहुत भीषण बमबारी की गई इस मकसद से कि वहां पर वो अपना कंट्रोल स्थापित करे या वहां पर विभिन्न प्रकार के ईरान के जो डिफेंसेस हैं या उनके मिसाइल से उनको बर्बाद करे। पर मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, अमेरिका हो या कोई भी दुनिया की ताकत दूसरे देश के नागरिकों से, उनकी सेना से हजारों किलोमीटर दूर जाकर के परमानेंट जब तक उनके लोग हार नहीं स्वीकार करते तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं माना जा सकता। आज चाहे वो हॉर्मुज़ पे कंट्रोल कर ले, पर मैं ये मानता हूं तेल के लिए आने वाले समय में जब तक ईरान ये स्वीकार नहीं करेगा, उनके लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि हम या तो हार गए हैं या भाई अमेरिका आप चाहे सो करो, तब तक इसका ये जो समस्या है समाधान नहीं होने वाली है। इसी बीच आज का जो कल की खबर आ रही है, सऊदी अरेबिया ने अपने दूसरे छोर पर, पश्चिम छोर पर वेस्ट जो उनका बैंक का रेड सी के जो लाल सागर के थ्रू होते हुए वहां करीब उनकी एक पुरानी पाइपलाइन है 1300 किलोमीटर की, उस 1300 किलोमीटर की पाइपलाइन को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है और एक दूसरा तोड़ निकालने का प्रयास किया है। यहीं पर ही मैं आना चाहूंगा, जो रूस और दूसरे देशों की बात हो रही है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि रूस इस समय एक वो देश है जो फायदे में बैठा मजे ले रहा है। वो क्यों ले रहा है? ट्रंप ने भी उनको तंग किया था और यूरोप ने भी उनको तंग किया था, जिसको हम नाटो कहते हैं, और यूक्रेन का इस्तेमाल किया था। अब रूस बिल्कुल शांति से देख रहा है और वो जिस प्रकार से जो भी गतिविधि है यहां पर वो नहीं चाहता ईरान जल्दी से हारे, क्योंकि ईरान वो देश है इसने इनको ये ड्रोन्स सप्लाई किए थे यूक्रेन के खिलाफ और अमेरिका की इच्छा के खिलाफ। तो ये स्थिति के अंदर भारत का जो तक आज का जो स्थिति है, देखिए मैं ये देख रहा हूं कि भारत एकमात्र वो देश है जहां पर मोदी जी ने रात को यूएई के जो उनके नेता हैं, उनके जो प्रधानमंत्री जो प्रिंस है, उनसे बातचीत की है और उनको ईद की अग्रिम बधाई दी है। और इस बधाई के बीच में दूसरी तरफ जो बात निकल के आ रही है, जो हम कई दिनों से चर्चा कर रहे थे, भारत इस स्थिति में मजबूती से उभर के आ रहा, अपने राष्ट्र हितों की वो रक्षा कर पा रहा है। पहली चीज तेल का जहां तक ताल्लुक है, देखिए आज जहाज आ रहे हैं
और आते रहेंगे तरीके से। कहीं तेल का 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है, गैस की थोड़ी ऊपर नीचे होगी, वो वेल दुनिया में हो रही है तो भारत को उसका इलाज ही कर सकता। पर भारत का जहां तक ताल्लुक है, देखिए उन्होंने बांग्लादेश को भी तेल देना शुरू कर दिया, रिफाइंड ऑयल। उसके बाद कल ही कई 45,000 टन दवाइयां ईरान और दूसरे देशों को दी गई हैं। तो मैं देख रहा हूं भारत की जो डिप्लोमेसी अच्छा काम कर रही है और अभी तक हमारे तेल की कीमतें भी कंट्रोल में हैं। और भारत का जो एक इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों से जो कम्युनिकेशन है वो ओपन है। तो मैं देखता हूं भारत के लिए ये ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका जो एकमात्र दादागिरी करता आया था, उसको अब झटके लगने शुरू हो गए हैं। ये नहीं कि वो हार जाएगा ईरान में, मैं नहीं मानता ईरान और इजराइल को कोई हरा सकता आज के दिन, लेकिन झटके लगने शुरू हो गए हैं। नाटो ने उसको क्लियर संदेश दे दिया है। अरेबियन कंट्रीज में जो मुस्लिम जो ब्रदरहुड की जो बातें होती थी, वो भी एक तरह से अब टूटने लग गई हैं, क्योंकि वो ईरान का भी विरोध धीरे धीरे होने लग गया है। तो मैं देखता हूं स्थिति गंभीर है और अभी देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होता है और किस प्रकार मोड़ लेता है युद्ध। पर ये चलता हुआ मुझे नजर आता है। जी ठीक है, आपको लग रहा है कि युद्ध आगे चलेगा। आशीष साय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी स्थिति है देखिए, और चर्चा का दौर, ऐसा नहीं कि युद्ध वहां पर हो रहा है, भारत में भी हर जगह बस ये चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में जो भारत का स्टेप या मूव होना चाहिए वो सही दिशा में जा रहा है, या फिर ये कहीं भारत के लिए खतरा तो नहीं है। आम जन इसे कैसे समझे, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से खाड़ी देशों में लगातार हमले हो रहे हैं और सैन्य जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, ये शांति के लिए खतरा है या वाकई में सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है? श्वेता जी सर। इंडियन पर्सपेक्टिव से 3 वर्टिकल्स में हमारा रोल है जी। एक, अपने यहाँ किसी चीज की कमी, एनर्जी की, फर्टिलाइजर्स की या बाकी के सप्लाईज जो वेस्ट एशिया से आते हैं, उनका होर्डिंग, उनका ब्लैक मार्केटिंग और उनका रेगुलर सप्लाई चेन, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, होर्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। दूसरा है हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं, इजराइल और ईरान, दोनों से हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हैं, उनको बैलेंस करके रखना। और तीसरा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को अपने ग्लोबल सिग्नेचर्स और स्ट्रेंथन करने के लिए कि हम लीड लें और इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के प्रति अमेरिका को, इजराइल को और ईरान को एक टेबल पर लाएं। इन तीनों में श्वेता, जहां तक हमारी सप्लाई लाइंस का सवाल है, बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। देयर इज नो क्राइसिस ऑफ एलएनजी, सीएनजी, क्रूड, फर्टिलाइजर्स। आज एज वी आर टॉकिंग एक पीआईबी का लाइव चल रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास इस खरीफ फसल के लिए पूरे फर्टिलाइजर्स हैं, एडवांस बाइंग करके रखा हुआ है और अगले खरीफ तक ये ठीक हो जाएगा, वी एक्सपेक्ट। फ्यूल हमारे पास पूरा है और लगातार शिप्स वहां से निकल रहे हैं। ईरान से हमारी बातें लगातार हो रही हैं, ओमान, कतार और कुवैत से कल पीएम ने बात की है कि वहां हमारी जो सेफ्टी है, हमारे लोगों की सेफ्टी है, उसको इंश्योर किया जाए, जहाजों को सेफली निकाला जाए, इंडियन फ्लैग्स के जितने जहाज हैं। तो और रह गया जो ग्लोबल सिग्नेचर ऑफ इंडिया, तो ये कोई मजाक नहीं है कि उन चुने हुए देशों में इंडिया है जहां के जहाज अभी वहां से निकलने दिए जा रहे हैं, डिस्पाइट एनी कमिटमेंट ऑफ मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान, जो कि चाइना ने दे रखा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, रशिया गेम कर रहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। इंडिया ने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लिया है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होना चाहिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द वॉर पार्ट, ये अभी के 20वें दिन हम इस वॉर के सबसे क्रिटिकल जंक्शन पे हैं। क्या अमेरिका विड्रॉ करेगा या खार्ज आइलैंड और हॉर्मुज में दूसरे देशों की गैर मौजूदगी में अपने फोर्सेस का रिस्क लेगा? इसके लिए कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में लगातार 2 दिन से लड़ाइयां चल रही हैं। डेमोक्रेट्स इसके सहमत नहीं है, कुछ रिपब्लिकन्स भी अब ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये बड़ा क्रिटिकल कॉल है उनके लिए। लेकिन इसी दरमियान इजराइल आईटीएफ अपने चारों कैंपेन्स, अमेरिका का एक ही कैंपेन है ईरान को तहस नहस करना, इजराइल साथ के साथ अपने रोरिंग लाइन में 4 कैंपेन्स कर रहा है। एक लेबनान में उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों को ऑलमोस्ट तहस नहस किया है और अब ऑन फुट घुस रहे हैं। गाजा में उन्होंने और एंट्री करी है, 60% प्लस गाजा को कैप्चर किया हुआ है फिजिकली, और अब वो इराक को अटैक कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर उन्होंने तेहरान में फुट ऑन ग्राउंड या खार्ज में फुट ऑन ग्राउंड किया तो इराक के कुछ हिजबुल्लाह एलिमेंट्स जो ईरान के समर्थक हैं वो उनको सरप्राइज सपोर्ट दे सकते हैं
तो अब वो हिजबुल्लाह का इराक में बगदाद में जो हेडक्वार्टर्स है, जो उनके स्लीपिंग सेल्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। जी श्वेता। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपने जिक्र भी किया आशीष जी। एकलव जी भी हमारे साथ हैं। एकलव जी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध का क्या असर हो रहा है, भारत का कदम किस तरह से है, और बहुत सकारात्मक है ये नजर आई, ये भी बातचीत में हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया। लेकिन एकलव जी, क्योंकि अमेरिका अब ट्रंप के बाद भारत का नजरिया अमेरिका और ट्रंप को देखने का बिल्कुल बदल गया, और यही कहीं ना कहीं हॉट टॉक में भी तब्दील हो जाता है जब आम जन भी चर्चा करता है हिंदुस्तान में। लेकिन अमेरिका और इजराइल की इस युद्ध में मौजूदगी, ये क्या वाकई में इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है या इसे और ज्यादा भटका रही है? देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो आपको, हमारे को पैनलिस्ट और फर्स्ट इंडिया के जो समस्त दर्शक हैं, उन्हें हिंदू नववर्ष और राजस्थान दिवस की राम राम और शुभकामनाएं। देखिए श्वेता जी, ये जो सारे समीकरण जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ चीजें हैं कि इसमें, इस युद्ध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि उनके स्टेक्स क्या हैं और क्यों हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यूएस और इजराइल ने ये जो अटैक किया ईरान के ऊपर, और ये युद्ध करने का कारण क्या था, इसको समझना जरूरी है कि ईरान से इजराइल को एक तरह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। ईरान वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब जो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो यूरेनियम का लगभग 60% एनरिचमेंट कर चुका है, और 90% पे वो इस स्थिति में आ जाएगा कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। तो ये एक जो अलार्मिंग स्थिति थी, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, जो मिडिल ईस्ट नेशंस में यूएस के जो दूसरे अलायंस हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं, यूएई वगैरह, जो कि मतलब इस युद्ध में दूसरी ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता था। तो यूएस चाहता है, यूएस और इजराइल चाहते हैं कि वहां पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है ईरान में, ईरान के आम लोगों से दुश्मनी नहीं है, जो एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है, उस रिजीम में चेंज लाना। अब दूसरा आप देखें कि ईरान के पास, जैसा कि अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया भी, ईरान के पास वो सैन्य क्षमता नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका को हरा दे। तो ईरान ऐसी स्थिति में क्या चाहेगा कि ये युद्ध लंबा चले, और लंबा चलते हुए वो जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है, तेल और गैस की जो सप्लाई है, उसको इतना डिसरप्ट कर दे कि बाकी की दुनिया यूएस को प्रेशर करे कि इस युद्ध को अब अंत करो। अब आप देखिए, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि रशिया के लिए तो ये एक ऐसी मतलब फायदेमंद सिचुएशन है, जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने भी बताया कि वो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो रशिया तो चाहेगा कि ये युद्ध लंबा चले, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहेगा कि ईरान इसमें सिंक नहीं कर जाए कहीं। और उसी तरह से देखिए, चाइना की स्थिति भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइना इकोनॉमिकली, आज यूएस के बाद चाइना इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग नेशन है, और उसके अलावा चाइना में एक ये भी देखने वाली बात है कि उनका जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो वो अपना ऑयल रिजर्व रखता है, जो बाकी देश जैसे हमारा देश है, हम करीब 2-2.5 महीने के रिजर्व्स रखते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जो 1 वर्ष का जो तेल रिजर्व है उसको सुरक्षित रखता है। तो चाइना के लिए इकोनॉमिकली ये कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है। चाइना चाहेगा कि ये युद्ध अगर लंबा चला तो यूएस अगर सैन्य तौर पे अपने आप को एग्जॉस्ट करता है, तो चाइना के पास यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताइवान पे अपना दबदबा बनाने की। उसी तरह से अब जहां तक श्वेता जी मुझे समझ में आता है, जो भारत का रोल है, सबसे पहले तो इस तरह की जब कोई वॉर सिचुएशन होती है, तो जो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बहुत, जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कि वेस्ट एशिया में जो हमारे भारतीय हैं, देखिए हर सिचुएशन में एक लीडर या जो एक नेशन होता है ना, वो एक व्यापारी की तरह नहीं सोच सकता, उसे कई चीजें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो उसे एक चीज ये सुनिश्चित करनी है कि जो वेस्ट एशिया में हमारे भारतीय लोग हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, और दूसरी बात, जो हमारे एनर्जी सप्लाईज हैं, जो हमारे देश के हित हैं, वो सुरक्षित रहने चाहिए, सुनिश्चित करना है उन्हें। तो उसके लिए भारत ने पिछले कुछ समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने से पहले ही क्या तैयारियां करी हैं। आज हमारी सोर्सिंग लगभग 40 देशों से होती है। ठीक है, जो एलपीजी वाला पार्ट है, वो एक देखिए श्वेता जी, ऐसी सिचुएशन है कि भारत के नीचे वो रिजर्व्स है ही नहीं, तो भारत उसके लिए सिर्फ प्रिपेयर ही कर सकता है। तो अभी तक तो भारत ने यह सुनिश्चित करा है कि कम से कम हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इससे प्रभावित नहीं हुई है। आने वाले समय में जो अगर हमारी इंडस्ट्रियल जो नीड्स हैं, अगर वो प्रभावित हो जाती हैं, तो भारत उसके लिए भी काम कर रहा है अलग अलग देशों के साथ मिलकर। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि ये सारे स्टेक होल्डर्स की श्वेता जी सिचुएशन है जिनको समझना
समझना ज़रूरी है कि कोई क्यों चाहेगा कि ये वॉर लंबी चले और क्यों चाहेगा कि अब ये वॉर अंत हो जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बेहद अहम आपने कहा, क्योंकि ये सोचने में भी कर्नल देवानंद जी, लेकिन युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है, और युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो जाए ये उम्मीद हम सभी करते हैं, इंतजार भी सभी को रहता है। क्यों? क्योंकि भले ही ये कहीं दूर युद्ध हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे इसका असर कैसे होता है ये अभी भी भारत ने भी उसे महसूस किया है। अब सवाल ये उठता है कि इस युद्ध को विराम देना चाहिए, क्या इस दिशा में कोशिश हो रही है, या ये युद्ध और लंबा चले ताकि और भी नुकसान दूसरे लोगों को, देशों को इनडायरेक्टली हो, उसकी कोशिश चल रही है? देखिए, जो अभी तक चर्चाएं, जैसे मैं अभी कह रहा था, हमारे एकलव्य जी बता रहे हैं, बड़ा विस्तारपूर्वक उन्होंने बताया, पर मैं एक इसमें जो रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, विभिन्न देशों के विभिन्न इसमें कारण हो सकते हैं। अमेरिका चाहता हो जल्दी खत्म हो, मैं इनको मार दूं, रूस कुछ चाहता हो, तो ये सारी बातें सही हैं। पर जब भी कोई युद्ध शुरू होता है, कहा जाता है शुरू करना बड़ा आसान है पर खत्म करना इतना आसान, बहुत बहुत तो उसमें पेचीदियां आती हैं। और इस युद्ध का भी हम एनालिसिस ही कर रहे हैं कि अमेरिका का क्या मकसद था। जैसे हमने देखा, ट्रंप साहब बोलते कुछ है करते कुछ है। एक तरफ बात करते हैं समझौते की, रात को हमला कर देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं 15 दिन में ये करूंगा। तो ये जो कहते क्या है और उनके करना क्या है और उनकी मंशा क्या है, उसमें बहुत मैं भिन्नता देखता हूं, और ये होनी लाजमी है। कोई भी आदमी अपने कार्ड्स ओपन नहीं करता। टीवी डिबेट में अगर आकर के किसी ने अपने ऑपरेशनल प्लान बता दिए तो मैं नहीं मानता कि ऑपरेशन की वो कोई उसको जानकारी है। पर जो भी अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें दो चीजें मुख्य मैं देख पा रहा हूं। इजराइल की जो लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, इसके ऊपर चर्चा की मैं अब कोई गुंजाइश मानता ही नहीं। जब इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है और ईरान उसका एकमात्र दुश्मन है इस मामले में, ये क्लियर कट है, तो उन दोनों की लड़ाई तो खत्म। इजराइल कहता है मैं तुम्हारे हर लीडर को मारूंगा, और वो मारता आया है साहब कई दिनों से। अब जब उसको अमेरिका का साथ मिल गया उनको डिस्ट्रैक्शन में, तो उसके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। पर यहाँ एक बिंदु और निकल के आता है जिसका मैं ध्यान आकर्षित नागरिकों से और दर्शकों तक करना चाहूंगा। देखिए, भारत की समस्या क्या है दुनिया में? भारत की सबसे बड़ी समस्या है टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर की। और उस प्रॉक्सी वॉर का अंत करने के लिए हम पिछले 50 वर्षों से भारतीय सेना ने, भारत ने अपने लाखों नागरिक और सैनिकों का बलिदान दिया है ना। उसका ये एंगल क्या है? अब एंगल ये है कि ईरान एकमात्र वो देश है जो 79 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने उसको नाम दिया इस्लामिक रेवोल्यूशन। देखिए, अगर वो कॉमेनी याद हो, और उन्होंने कहा था मैं पूरे दुनिया को इस्लामिक बनाऊंगा, और भारत का भी उसमें नंबर उन्होंने बोला है भारत के लिए। तो जहां तक भारत का खतरा ईरान से है, डिप्लोमेसी आज क्या चल रही है, कल क्या चल रही है, वो कोई बोलेगा भी नहीं। पर मैं ये देखता हूं कि ईरान के हिजबुल्लाह, हमास और हूती का अंत होना और इस इस्लामिक साम्राज्यकरण का अंत होना भारत और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए बड़ा जरूरी है। और इसके अंदर जहां तक इजराइल ने क्लियर ओपन अपने कार्ड्स कर दिए हैं, मैं मानता हूं इजराइल कोई हालत में बंद नहीं करेगा। और भारत जैसे देश जो इससे पीड़ित हैं, वो दबे या डिप्लोमेटिक तरीके से वो चाहते हैं कि जल्दी से जो आतंकवादी जो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये समाप्त होए बिना, अगर ये लड़ाई समाप्त हो गई तो मान के चलिए ईरान हो या जो ये प्रॉक्सी जो एलिमेंट्स हैं, वो दुनिया को जीने नहीं देंगे। क्योंकि इसके बाद अमेरिका भी अब अगर चला गया और अमेरिका ने कहा मुझे कुछ नहीं ले देना, तो यकीन मानिए आने वाले वर्षों में ये जो आतंकी संगठन है जो इस्लामिक विचारधारा और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के साथ लड़ते हैं, वो यहां शांति नहीं होने देंगे, ऐसा मैं देखता हूं। और एक बात, जहां तक अमेरिकन युद्ध खत्म करने की और शुरू करने की, लोग बहुत चर्चा करते हैं ट्रंप को ये नहीं पता, ट्रंप फंस गए, ट्रंप को। देखिए, युद्ध की प्लानिंग कोई आज से नहीं हुई है, और अमेरिका जैसा बिल्कुल ठीक है। आशीष जी से भी मैं एक सवाल जरूर चाहूंगी। आशीष जी, तेल के ठिकानों पर ही जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, क्या ये क्षेत्रीय संघर्ष के तौर पर ही देखा जाए इसे, या फिर ये ग्लोबल वॉर की ट्रिगर के तौर पर देखा जाए? लगातार ये हमले बढ़ भी रहे हैं, इसका असर भारत में क्या होगा, और भारत के लिए कैसी सिचुएशन आपको लगती है? मैं श्वेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं 30 सेकेंड्स डाइग्रेस करूंगा आपकी क्वेरी से, और जो प्रीवियस स्पोक्स पर्सन थे उनकी बात को एक्सटेंड करना चाहूंगा। ये वॉर गलत है, वॉर रुकनी चाहिए, उसमें सबका लॉस है। लेकिन श्वेता, कई बार दुनिया ऐसे चौराहे पे खड़ी होती है जहां वॉर एसेंशियल होता है। ट्रम्प गुड है, बैड है, किसके लिए क्या है, वो एनालिसिस होती रहेगी। लेकिन तारीख याद रखेगी कि एक रेडिकल इस्लाम का ग्लोबलाइजेशन
इंतफादा वर्सेस ज़ियोनिज्म की लड़ाई नहीं है श्वेता। ये है आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद की डेमोग्राफी को इन्फ्लुएंस करने की एक सोच जो खमैनी ने ग्लोबलाइज करने की कोशिश की थी, उससे ट्रंप को एलर्जी थी और वो एक अकेला ऐसा लीडर निकला जिसने इसको मिलिट्रीली हैंडल करने की कोशिश करी है। सही या गलत ये हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 100 साल बाद, 50 साल बाद श्वेता, डेमोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव चेंज्ड अगर इनकी ये इंतिफादा और ग्लोबलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी को हम चलने देते। एनर्जी पे वापस आते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है श्वेता, और ये बहुत जरूरी है मीडिया, सिंसियर मीडिया चैनल पे इन टॉपिक्स को डिस्कस करने का, एनालाइज करने का, क्योंकि इसके बहुत मेजर कंसीक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल इतना अहम मुद्दा भी है सर कि इस पर जितनी चर्चा की जाए, जितने समझा जाए, उतने ही और उसकी डेप्थ में आप जाते आते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है और यहीं पर डिबेट हमें खत्म करने के। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब इतना तो जरूर है, भले ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा कहा जाता हो, लेकिन अब देखना होगा पूरी दुनिया के लिए यह है कि क्या वाकई में शांति से, संवाद से समाधान होता है, या वाकई में युद्ध क्षेत्र में ही इसका समाधान है, इसका रास्ता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन